हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है तारीख 9 नवंबर 2021 और दिन है ट्यूसडे। हम करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर की कंप्लीट न्यूज़ एनालिसिस एंड एक्सट्रैक्ट करेंगे वो पॉइंट्स जो हमारे प्रीलिम्स में आने की संभावना है। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस न्यूज़पेपर का कंप्लीट पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यहाँ पे आपको डेली बेसिस पे द हिंदू न्यूज़पेपर का पीडीएफ मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जो हमारा पहला आर्टिकल है वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, सुप्रीम कोर्ट लखीमपुर खीरी केस से रिलेटेड है। आप सभी कुछ थोड़े बहुत अवेयर होंगे लखीमपुर खीरी केस के बारे में। ये आर्टिकल आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है जीएस पेपर 2 पॉलिटी पर्सपेक्टिव से। अगर आपको मालूम हो तो हुआ क्या था, पिछले महीने लखीमपुर के अंदर बहुत बड़ा इंसिडेंट क्रिएट हुआ था। वहाँ पर बहुत सारे फार्मर्स की डेथ हो गई थी। एक तरीके से उनको मार दिया गया था, ऐसा रिपोर्ट्स बताती हैं। जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स हैं अजय मिश्रा, उनके बेटे हैं आशीष मिश्रा। इन्होंने यहाँ पर इन फार्मर्स के ऊपर ट्रक चढ़ा दिया था। उसके बाद बोला जा रहा है कि ये जो आशीष मिश्रा हैं ये प्राइम एक्यूज्ड हैं। तो इसी को लेके कल मंडे को सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग हुई, सुनवाई की गई और सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है कि लखीमपुर खीरी केस के लिए एक इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा और इन्वेस्टिगेशन रिटायर्ड हाई कोर्ट के जज के थ्रू किया जाएगा। और इसी को लेके सुप्रीम कोर्ट ने जो यूपी की सरकार है उनको भी नोटिस दिया है कि आप किसी जो रिटायर्ड हाई कोर्ट जज हैं उनको अपॉइंट कर दें इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट आएगी, उसी के बाद ही कुछ इसके ऊपर फैसला सुनाया जाएगा। बिकॉज अभी कोई प्रूफ है नहीं, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आ जाएगी तभी इसके ऊपर कुछ फैसला सुनने को मिलेगा। और सुप्रीम कोर्ट के जज ने ये भी बोला है कि ये जो इन्वेस्टिगेशन है ना, ये इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल अनवाइज्ड होना चाहिए, किसी की तरफ वाइज्ड नहीं होना चाहिए, इम्पार्शियल होना चाहिए, किसी का फेवर ना हो इसमें, तरीके से इसमें पार्शियलिटी ना हो किसी के साथ भी, तरीके से किसी का कोई फेवर नहीं किया जाए, एकदम न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से इसका इन्वेस्टिगेशन किया जाना चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। सारी बातें तो तब पता चलेगी हम लोगों को जब उस टाइम पर जब इसकी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आएगी। अभी फ़िलहाल तो ये इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करने के लिए बात की जा रही है। एक और चीज़ मेंशन की गई है इस आर्टिकल में, तो पूरा इंसिडेंट हुआ था ना, इसको लेकर अभी भी फोरेंसिक रिपोर्ट आनी बाकी है। आप सभी फोरेंसिक रिपोर्ट के बारे में जानते होंगे, तो अभी तक इसकी फोरेंसिक रिपोर्ट नहीं आई है। तो अभी फोरेंसिक रिपोर्ट आनी बाकी है, तो इसलिए कोई प्रूफ भी नहीं है, तो अभी ये इन्वेस्टिगेशन चलेगा एंड ये आर्टिकल दोबारा से चर्चा में आएगा, फिर से हम इसको कवर करेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए आपके माइंड में पता चल गया होगा कि आर्टिकल किससे रिलेटेड है, क्या है इस आर्टिकल में, तो वो मैंने आपको समझा दिया। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पर। गाइस, नेक्स्ट आर्टिकल ना सीबीआई के बारे में है, राफेल के बारे में है। आपने ना पिछले 2 साल पहले बहुत ज़्यादा सुना होगा राहुल गांधी के मुंह से राफेल 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 घोटाला, राफेल घोटाला, राफेल करप्शन। तो यहाँ पे आप एक वर्ड देख रहे हो, मीडिया पार्ट। ये मीडिया पार्ट क्या है? ये मीडिया पार्ट ना फ्रांस का पोर्टल है। ये क्या करता है, बहुत सारी रिपोर्ट्स जारी करता है, स्टेटमेंट्स देता है। तो इसने ना क्लेम किया है कि इसने 4 अक्टूबर 2018 को सीबीआई को जो राफेल घोटाला हुआ है, करप्शन हुआ है, उससे रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करवा दिए हैं। और मीडिया रिपोर्ट का कहना है कि आज तक यानी सीबीआई ने इसमें कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं किया है। क्या है ये मीडिया रिपोर्ट, क्या बोलता है, क्या कि एक पर्सनैलिटी है, मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ उनका नाम, देखिए सुसेन गुप्ता। तो ऐसा बोला जा रहा है कि इनको 7.5 मिलियन यूरो पे किया गया है और इनका नाम इस करप्शन में आ रहा है। और ऐसा नहीं कि पहली बार इनका नाम इस करप्शन में आ रहा है, ये पहले भी कई करप्शन में इन्वॉल्व रह चुके हैं। गाइस, ये जो इस आर्टिकल में लिखा था ये तो मैंने आपको बता दिया कि ऐसा क्या इसमें है, कितने रुपए का घोटाला बताया जा रहा है, किसको क्लेम किया जा रहा है और मीडिया पार्ट क्या है। अब ना थोड़ी सी जानकारी हम राफेल के बारे में ले लेते हैं, बिकॉज इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर आवर प्रीलिम्स। राफेल के ना कुछ फीचर्स आपको पता होने चाहिए जो एग्ज़ाम में पूछ सकता है, तो उनके राफेल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा एक डायग्राम। तो राफेल कुछ ना इस टाइप का दिखता है, ये राफेल ही है, ये राफेल ना इस तरीके का दिखता है। तो अभी हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट हो जाता है वो इसके फ़ीचर्स इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो आप इसके फ़ीचर्स देखिए पहले कि इसमें फ़ीचर्स क्या क्या है। तो गाइस, जो इसकी स्पीड है ना वो 2223 किलोमीटर पर आवर है, ये बहुत ज़्यादा स्पीड है।
अपने आप में, और इसका जो मैक्सिमम वेट है वो 24,500 kg है। और जो इसकी रेंज है ना, जैसे रेंज समझते हैं, जैसे आपकी वाईफाई की रेंज होती, कहाँ तक कैच कर रहा है ना। जो ये राफेल है इसकी भी रेंज है, यानी कि 3,700 किलोमीटर है। 3,700 किलोमीटर रेंज तक में अगर कोई चीज़ है, एंटी कंट्री एलिमेंट है, तो उसको ये कैप्चर कर सकता है। अब इसकी थोड़ा सा स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं। इसकी लेंथ है 10.3 मीटर और हाइट है 5.3 मीटर, और इसकी जो लोड कैरिंग कैपेसिटी है वो है 9,500 kg। और इसमें जो ग्राउंड सपोर्ट दिया है वो देख लीजिए, एरियल रिकॉनेसेंस, इन डेप्थ स्ट्राइक, इंटरसेप्शन, डिटरेंस। अंदर ना हम बहुत सारी मिसाइल्स को इसके अंदर रखा जा सकता है, ये काफ़ी सारी मिसाइल्स को सपोर्ट करता है। हमारा राफेल है, इसके थ्रू हम लोग ना एयर टू एयर स्ट्राइक कर सकते हैं, एयर टू सरफेस स्ट्राइक कर सकते हैं। इसमें वेपन्स लगे हुए हैं, वो जैसे मेट्योर हो गया, मीका मिसाइल सिस्टम हो गया, एयर टू एयर टारगेट हो गया। तो ऐसे अदर ऑप्शन है जो इसमें वेपन्स लगे हुए हैं। जेट है, ये हवा में भी फायर कर सकता है। राफेल के बारे में जो बेसिक सी डिटेल्स थी वो आपको पता चल गई होगी, जो आपको फीचर्स पता होने चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। एक बहुत अच्छी खबर निकल के आ रही है इंडिया के लिए भी और जम्मू कश्मीर के लिए भी। अभी तक हम जम्मू कश्मीर से क्या सुनते रहते यार, वहाँ पे एक आतंकवादी मारा गया, वहाँ पे ये अशांति मची हुई है, वहाँ पे पत्थर से सेना को मारा जा रहा है। तो जम्मू कश्मीर का नाम सुनते हुए एक थोड़ा सा डर सा लगता है, मतलब टेररिस्ट एक्टिविटीज़ माइंड में आती हैं। तो एक ना बहुत अच्छा काम हुआ है, यूनेस्को ने ना श्रीनगर को अपनी लिस्ट, एक क्रिएटिविटी सिटी की लिस्ट में श्रीनगर को रख लिया है। अब ये क्रिएटिविटी सिटी क्या होती है, जैसे यूनेस्को की बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं। जैसे ये कैटेगरी जिसमें श्रीनगर को रखा गया है, ये है क्राफ्ट्स एंड फोक आर्ट कैटेगरी, नगर को रख लिया गया है। तो आप समझ सकते हैं ये अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज यूनेस्को में ना अभी तक पूरे वर्ल्ड से ही 49 कंट्रीज़ इसकी लिस्ट में हैं। और आप इसका मतलब समझते हैं, यूनेस्को लिस्ट में अगर कोई सिटी चली गई तो इसको ऑलरेडी वर्ल्ड रिकॉग्निशन मिल जाता है। यहाँ पर जो काम होता है, जो कारीगरी होती है, उसको पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है। तो इससे क्या होता है कि डिमांड भी बढ़ती है, क्योंकि वर्ल्ड वाइड लोग जानते हैं कि हाँ फ़लाना टाइप का डिज़ाइन है, फ़लाना जगह से है, तो उसकी रिक्वायरमेंट्स भी बढ़ती है, तो बिजनेस भी बूस्टअप होता है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। इसके लिए जो हमारे पीएम साहब हैं मोदी जी, उन्होंने ट्वीट करके पूरे देश को भी कॉन्ग्रेचुलेट किया है और स्पेशली श्रीनगर के लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन बोला है, क्योंकि अब इनके द्वारा जो इतनी मेहनत की जाती थी, ये हैंडलूम वर्क किया जाता था, तो अब इसको पूरी दुनिया भर में जाना जाएगा। है कि इसमें सिर्फ 49 सिटीज़ हैं। तो भारत की श्रीनगर नहीं, कुछ 2-3 सिटी और भी हैं जो इसमें लिस्ट में हैं। तो और कौन कौन सी सिटी हैं वो हम देख लेते हैं। एक जयपुर है, एक बनारस है, एंड एक चेन्नई है। चेन्नई को 2017 में लिस्ट में कंसीडर किया गया था, और जयपुर और बनारस को 2015 में किस कैटेगरी में, क्राफ्ट्स एंड फोक आर्ट्स, जिसको कि श्रीनगर को। तो अभी टोटल इस वक्त सब श्रीनगर को मिला के यूनेस्को में 49 सिटीज़ हो गई। और इंडिया की कितनी सिटी क्रिएटिविटी सिटी में है यूनेस्को की लिस्ट में? 4। इनके नाम आप याद रखिएगा, जयपुर, बनारस, चेन्नई, श्रीनगर। गाइस, यहाँ से आपको ये सब पता चल गया कि इसका क्या फ़ायदा है यूनेस्को लिस्ट में आने से। अब थोड़ा ये भी तो देख लो ना यूनेस्को क्या है। तो अब हम थोड़ी सी जानकारी यूनेस्को की ले लेते हैं। यूएन का मतलब हो गया यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो इससे भी इसका काम क्या है, काम देख लेते हैं। इसका काम क्या है? टू बिल्ड पीस, शांति बनाए रखना। किसके थ्रू? इंटरनेशनल कॉरपोरेशन, यानी सभी कंट्रीज़ के बीच में कॉरपोरेट करता है इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, साइंस एंड कल्चर। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में सभी जानते हो गए, SDG। तो ये जो यूनेस्को है वो SDG का भी मेंबर है। अब बात करते हैं क्या इंडिया यूनेस्को का मेंबर है? यस, इंडिया यूनेस्को का मेंबर है, और वो भी 1946 से इंडिया यूनेस्को का मेंबर है। तो ये कहाँ लोकेटेड है? इसका हेडक्वार्टर है पेरिस में। कितने मेंबर हैं? 193 मेंबर हैं और 11 एसोसिएट मेंबर्स हैं। इसकी गवर्निंग बॉडी कौन सी है? जैसे हर एक कोई भी आप संस्था बना देते हो तो वो उसके लिए कमेटी या बॉडी बनानी पड़ती है जो उसको गवर्न करे। तो इसको कौन गवर्न करता है? जनरल कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीक्यूटिव बोर्ड।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ऐसा पूछ लिया जाता है कि इसको ये किसके थ्रू गवर्न किया जाता है। तो जनरल कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीक्यूटिव बोर्ड, उसमें ना बहुत कंफ्यूजिंग ऑप्शन रख देंगे कि इट इज़ गवर्न बाय द जनरल असेंबली। नहीं, ये किससे गवर्न किया जाता है? जनरल कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीक्यूटिव बोर्ड। मैं काफ़ी इम्फेसाइज कर रही हूँ इन सब चीज़ों पे बिकॉज आपको माइंड में रट जाइए। अब थोड़ा सा यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये भी आप देख लो। तीन कंट्रीज़ हैं, तीन कंट्रीज़ का ना पेयर है। ये क्या है कि कुछ तो मेंबर है यूनेस्को की, कुछ मेंबर है यूएन की, और जो ये 3 कंट्री कुछ ऐसी हैं जो यूएन की मेंबर है वो यूनेस्को की नहीं है, और यहाँ पे जो यूनेस्को की मेंबर है वो यूएन की नहीं है। तो पहले हम देख लेते हैं कि कौन सी ऐसी कंट्री हैं जो यूनेस्को की तो मेंबर हैं बट यूएन की नहीं है। तो वो है कुक आइसलैंड, न्यू पैलेस्टीन। तो ये यूनाइटेड नेशन की मेंबर नहीं है। अब हम यहाँ देख लेते हैं कि कुछ कंट्रीज़ है जो यूनाइटेड नेशन की मेंबर है बट यूनेस्को की नहीं है। ये भी देख लो, इज़राइल, लाइटेनस्टीन, यूनाइटेड स्टेट। जो इसका प्रायोरिटी वर्क है ना यूनेस्को का, वो क्या है? अफ्रीका एंड जेंडर इक्वालिटी। अफ्रीका कॉन्टिनेंट को सभी जानते हैं, उसको आंध्र महाद्वीप कहा जाता है। वो उसकी गति ना डेवलपमेंट बहुत धीमे हो रहा है, तो अफ्रीका को ये थोड़ा प्रायोरिटी पे रखता है और जेंडर इक्वालिटी की बात करता है। अब थोड़ा देख लेते हैं भाई ये कैसे, क्यों, किसने सेटअप कर दिया, किसके माइंड में आइडिया आ गया कि यूनेस्को को सेटअप किया जाए। तो हुआ क्या था कि जब सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था 1942 में, तो ये जो गवर्नमेंट्स थी यूरोपियन कंट्रीज़ की, जो किसके अगेंस्ट थी? जर्मनी और इट्स एलाइज, इनके बीच में युद्ध हो रहा था ना। तो ये जो यूरोपियन कंट्रीज़ थी, इन्होंने यूनाइटेड किंगडम में एक कॉन्फ्रेंस की। उस कॉन्फ्रेंस को नाम दिया कॉन्फ्रेंस ऑफ एलाइड मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं केम। तो ये जो केम है ना, इसने एक प्रपोज़ल दिया कि यार कुछ ऐसा इस्टेब्लिश करो जिसमें कि एजुकेशनल और कल्चरल इन सब के थ्रू हम कंट्रीज़ के बीच में पीस बिल्ड कर सकें। तो ये जो किसका माइंड गेम था? केम का, इसको इस्टेब्लिश करना। तो ये ऐसी कॉन्फ्रेंस लंदन में हुई थी नवंबर 1945 में। तो उसका रिज़ल्ट क्या हुआ इस कॉन्फ्रेंस का रिज़ल्ट क्या हुआ भाई? यूनेस्को का जन्म हुआ, यूनेस्को बन गया 16 नवंबर 1945 में। तो यहाँ से आपको याद हो गया होगा कि यूनेस्को कब बना था। यूनेस्को 1945 में बना था और 1946 में भारत ने इसकी मेंबरशिप ले ली थी। ओके, तो गाइज़ यहाँ से आपको ये समझ में आ गया होगा। अब अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर को अच्छे से एनालाइज करोगे आईएएस के, तो आपको समझ में आएगा क्या पूछा जाता है, क्या नहीं पूछा जाता है। गाइज़ यहाँ से मैंने आपको बता दिया यूनेस्को के बारे में जो इम्पोर्टेंट था अभी फ़िलहाल के लिए। और मैं अलग से एक वीडियो बनाऊँगी जिसमें मैं जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है सबको कवर करूँगी। बट उसके लिए आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मुझे सपोर्ट करिए, बिकॉज जब सब्सक्राइबर इंक्रीज़ होते हैं ना तो अंदर से मोटिवेशन आता है कि यार मुझे और अच्छी वीडियो बनानी है और अच्छा कंटेंट लेके आना है आपके सामने। तो गाइज़ अगर आप ऐसा मत करिए कि आप 2-3 मिनट की वीडियो देख के भाग जाते हैं। थोड़ा सा तो वीडियो देखिए ना, 10 मिनट, तभी तो आप किसी को जज कर पाओगे। तो आप वीडियो देखिए, अंत तक वीडियो देखिए, और जो मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन है अगर आपको वो सही लगती है, आपको लगता है कि हाँ ये सही इन्फॉर्मेशन है और एग्ज़ाम में आ सकता है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। ओके गाइस, यहाँ से मैंने यूनेस्को के बारे में बता दिया है। अब गाइस हम नेक्स्ट आर्टिकल पर आ गए हैं। तो यहाँ पे आप कुछ नाम देख रहे होगे, सुषमा फर्नांडिस। तो ये सुषमा स्वराज हैं, जानते होगे आप सुषमा स्वराज को। तो अभी क्या है ना, राष्ट्रपति जी ने पद्म अवार्ड दिए हैं। तो अभी यहाँ से ना हम थोड़े से नाम देख लेंगे, ये किन किन को दिया गया। पहले तो आप ये देख लो कि कितने बांटे गए हैं। 7 पद्म विभूषण दिए गए हैं, 16 पद्म भूषण दिए गए हैं और 122 पद्म श्री दिए गए हैं। एंड आई एम वेरी श्योर कि बहुत सारे लोगों को इसमें कन्फ्यूजन होता होगा, ये विभूषण भूषण में बहुत कन्फ्यूज़न होता होगा। तो एक हियरार्किकल ऑर्डर तो मैं आपको यहीं पे बता देती हूँ। ये फर्स्ट नंबर पे आता है रैंक में, ये सेकंड और पद्मश्री थर्ड। तो यहाँ से आपको इतना आइडिया लग गया होगा, जो विभूषण है वो फर्स्ट रैंक का है, भूषण सेकंड, यानी इन तीनों में, मैं पूरी कंट्री में नहीं कह रही हूँ, जो ये पद्म अवार्ड की रैंकिंग में कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये फर्स्ट सेकंड थर्ड की रैंकिंग है। तो गाइस जैसे कि इस बार का पेपर हम सब ने देखा यूपीएससी का प्रीलिम्स, उसमें ना 4 क्वेश्चन अनएक्सपेक्टेड पूछ लेते स्पोर्ट्स फील्ड से। तो थोड़ा सा यहाँ पे ना थोड़ा सा नाम देख लेते हैं कि जो 7 पद्म विभूषण है किसको दिए गए, बिकॉज नो वन नो
कि क्या पूछ ले यूपीएससी, तो थोड़ा बहुत तो कवर करके चल सकते हैं ना हम। तो ये देखिए किस किस को मिला है, अरुण जेटली साहब को मिला है, और पहले फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर थे जॉर्ज फर्नांडिस, उनको मिला है। सुषमा स्वराज को मिला है। मॉरिशियस के फॉर्मर प्रेसिडेंट थे एनरूड जगन्नाथ, उनको दिया गया है। तो ये पद्म विभूषण इन लोग को दिए गए हैं। तो आप ये थोड़ा सा माइंड में क्या होता है ना, थोड़ा सा एक बार रीड कर लो तो माइंड में रह जाता है कि हाँ यार ऐसे इन पर्सन्स को दिया गया था। तो वहाँ पे आप एलिमिनेशन कर सकते हो अगर क्वेश्चन आ गया और आपको थोड़ा सा ट्रिक वगैरह लगानी है, एलिमिनेशन मेथड लगाना है तो अब आपने ये तो देख लिया कि ऐसे ही पद्म अवार्ड दिए गए हैं। अब हम ना थोड़ा सा पद्म अवार्ड के बारे में जान लेते कि ये पद्म अवार्ड होते क्या हैं, इनमें डिफरेंस क्या क्या है, और ये पद्म विभूषण किसको दिया था, पद्म भूषण किसको दिया था, पद्म श्री किसको दिया था। इन सब की जानकारी देने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, जो भारत रत्न होता है ना वो सबसे बड़ा, इन सब हायरार्किकल ऑर्डर में सबसे नंबर 1 पे भारत रत्न आता है, उसके बाद ही ये तीनों आते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके बैकग्राउंड की। इसको इंस्टीट्यूट कब किया गया था, 1954 में, और ये वन ऑफ द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर्स ऑफ इंडिया। अनाउंस्ड किया जाता है रिपब्लिक डे पे अनाउंस्ड किया जाता है, और इसको 3 कैटेगरीज में दिया जाता है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री। तो आपको ये याद होना चाहिए कि जो पद्म अवार्ड है वो कितनी कैटेगरीज में दिया जाता है, 3 कैटेगरीज में। जो विभूषण होता है ना हाईएस्ट ऑर्डर का हिरारिकल में, वो किस चीज़ के लिए दिया जाता है, फॉर एक्सेप्शनल एंड डिस्टिंग्विश सर्विस। भूषण डिस्टिंग्विश सर्विस ऑफ हायर ऑर्डर, और पद्मश्री डिस्टिंग्विश सर्विस। तो आपको ना ये माइंड में एज इट इज़ छपे होने चाहिए कि ये किस वजह से विभूषण दिया जाता है, भूषण दिया जाता है और श्री दिया जाता है। थोड़ा सा देख लेते हैं कि भाई कौन रिकमेंड करता है इनको, कैसे पता चलता है राष्ट्रपति को कि किसको अवार्ड देना है, किसको अवार्ड नहीं देना है। अवार्ड तो प्रेसिडेंट दे देते हैं, बट कोई एक कमेटी भी तो होगी ना जो रिकमेंड करेगी। तो एक कमेटी बनती है पद्म अवार्ड कमेटी। इसको कौन बनाता है, इसको प्राइम मिनिस्टर हर साल बनाते हैं। तो ये कमेटी रिकमेंड करती है नाम, और उसके बाद क्या होता है, प्रेसिडेंट इन अवार्ड को प्रेजेंट करते हैं। जनरली ये मार्च और अप्रैल में दिए थे हर साल, बट जैसा कि कोरोना पैंडेमिक चल रहा था तो इस वजह से थोड़ा डिले हो गया। तो गाइस आपने यहाँ से पद्म अवार्ड समझ लिया, ये आर्टिकल समझ लिया। अब हम नेक्स्ट आर्टिकल पर चलते हैं। गाइस नेक्स्ट आर्टिकल आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, रिगार्डिंग अफगानिस्तान, रीजनल एनएसए टू होल्ड टॉक्स ऑन अफगानिस्तान। जैसा कि अभी हमने कुछ दिन पहले मैंने अपने एक आर्टिकल में डिस्कशन किया था कि इंडिया ने ना इन्वाइट किया था, इंडिया, चाइना, रसिया, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान को, बट पाकिस्तान ने तो डायरेक्टली मना कर दिया कि हम नहीं आ रहे इस मीटिंग में, और चाइना ने होल्ड रखा था। और चाइना अब एक्सक्यूज़ दे के इस मीटिंग में नहीं आया, जो कि मैंने पहले भी कहा था, चाइना नहीं आएगा बिकॉज टू सपोर्ट पाकिस्तान। और इन दोनों के अपने अपने इंटरेस्ट हैं अफ़गानिस्तान में, तो इस वजह से भी ये नहीं आए हैं। अब हम बात कर लेते हैं इस आर्टिकल में क्या बात की जा रही है। तो जैसे कि आपको पता है कि इंडिया ने इन्विटेशंस भेजा था रिगार्डिंग अफ़गानिस्तान में जो क्राइसिस आई हुई है उसको लेके वहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन हेल्प पहुँचाई जा सके, टेरर एक्टिविटीज़ को कैसे सारी कंट्री मिलके फोकस कर सकें, उसको कम कर सकें। तो इसके रिगार्डिंग जो हमारे अजीत डोभाल साहब हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, तो ये इस मीटिंग को होल्ड करने वाले हैं। तो इसके रिगार्डिंग हम लोगों ने कई सारी कंट्रीज़ को इनविटेशन दिया था, और जिसमें कि पाकिस्तान, चाइना को छोड़ के सभी आने वाले हैं। और ये मीटिंग वेडनेसडे को मॉर्निंग में होने वाली है। उज्बेकिस्तान और तजाकिस्तान से ट्यूसडे को ही अजीत डोभाल साहब मिलेंगे और कुछ वार्तालाप करेंगे। और इसका मोटिव आपको जो इस आर्टिकल में इतना लंबा, आपको बता दो जो आर्टिकल इतना लंबा चौड़ा लिखा हुआ है इसका सार क्या है, एग्जैक्टली ये कहना क्या चाहता है। इसमें कुछ नहीं, बस इतना सही है कि अजीत डोभाल साहब एक मीटिंग होल्ड करेंगे दिल्ली में वेडनेसडे को, सारी कंट्रीज़ के साथ में जिनको इन्विटेशन दिया गया है। रसिया है उसमें, तजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, ओके तो इंडिया है। तो इन सब कंट्रीज़ के साथ मिलके अफ़गानिस्तान में कैसे ह्यूमैनिटेरियन हेल्प पहुंचाई जा सके, कैसे वहाँ पे जो टेरर एक्टिविटीज़ हैं या जितना भी ह्यूमन क्राइसिस है उसको कम किया जा सके। सारी जितनी भी हम कंट्रीज़ हैं वो सब मिलके फोर्स करें वहाँ पे तालिबान पे कि टेरर एक्टिविटीज़ कम हो। और एक और चीज़, यहाँ पे तालिबान को इन्वाइट नहीं किया गया है। इसके अदर भी अजीत डोभाल साहब ने बहुत सारी मीटिंग अफ़गानिस्तान के कंसर्न में होल्ड की हैं। तो ये मीटिंग बेसिकली अफ़गानिस्तान में शांति कैसे बनाई जा सके और टेरर एक्टिविटीज़ को कम कैसे किया है इसके रिगार्डिंग है। और ये जो
हर कंट्री के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ही आएंगे इस मीटिंग में। और ये जो एडवाइज़र आने वाले हैं हर कंट्री से, जी मतलब हर कंट्री मीन्स जितनी भी कंट्री को इनवाइट किया गया है, तो उनको मीटिंग में भी मीटिंग भी की जाएगी और उनके साथ फिर उनको घुमाया भी जाएगा, लाइक अमृतसर, आगरा, तो यहाँ पे भी इनको घुमाया जाएगा और रीजनल डायलॉग किए जाएंगे बिटवीन देम। गाइस जो इस आर्टिकल का एक एसेंस निकलता था वो मैंने आपको बता दिया है। गाइस आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होगे मैरीटाइम से रिलेटेड एक आर्टिकल आया हुआ है। तो इसमें एक बात की जा रही है नेवी से रिलेटेड। जैसे कि आप देख रहे हो चाइना ने बहुत ज़्यादा जो इंडियन ओशियन है या साउथ चाइना सी है, इसमें बहुत ज़्यादा प्रेजेंस बढ़ा ली है। यहाँ तक कि इधर अरेबियन सी तक में वो पहुँच गया है। उसने जिबूती में भी अपना एक सैन्य अड्डा बना लिया है और कोको आइसलैंड पे बना लिया है। तो ऐसे ये इंडिया है, इस साइड मान लीजिए जिबूती है और यहाँ पे कोको आइसलैंड है, और इधर इंडोनेशिया है, यहाँ पे भी इसने कुछ श्रीलंका में तो इसने बना ही रखा है। यहाँ पे कोको आइसलैंड म्यांमार के पास है, यहाँ पे भी इसने अपना सैन्य अड्डा बना लिया है एंड जिबूती में भी बना लिया है। तो इसने अपनी नेवी को इतना एक्सपेंड कर लिया है कि इंडिया को तो चारों तरफ से ही इसने घेर लिया है। तो इसी के रिगार्डिंग ये गोवा में मीटिंग एक कॉन्क्लेव रखा गया है और इसमें अदर कंट्रीज़ को भी बुलाया गया है। वो कंट्रीज़ के नाम मैं आपको बता देती हूँ कि कौन कौन सी कंट्रीज़ यहाँ पे इनवाइटेड की गई हैं, लाइक बांग्लादेश, कोमोरोस, इंडोनेशिया, मेडागास्कर, मलेशिया, मालदीव्स, मॉरिशस, म्यांमार, सेशल्स, सिंगापुर, श्रीलंका, थाईलैंड, इन सब ने इस कॉन्क्लेव में पार्टिसिपेट किया गया। और इसका जो मेन फोकस था वो फोकस यही था कि जो ये अननोन नेवी मीन्स जैसे कि चाइना कर रहा है, चुपके चुपके घुस आ रहा है, इंडियन ओशियन तक चला आया, अरेबियन सी में चला आया और कितना ज़्यादा उसने अपना को एक्सपेंड कर लिया आज के टाइम में। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि ये अगर हम अपनी नेवी को एक्सपेंड नहीं करते हैं तो ये आने वाले टाइम में हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकता है। तो यहाँ पे जो कॉन्क्लेव है यहाँ पे यही अपील की गई है कि जितनी भी कंट्रीज़ है सब लोग को मिलकर कोऑपरेट करना चाहिए और जो अपना मैरीटाइम है उसमें अपनी नेवी की प्रेजेंस को बढ़ाना चाहिए, ताकि नेवी की प्रेजेंस बढ़ी रहेगी तो हम काउंटर कर सकते हैं, वो चाइना हो या कोई अदर कंट्री हो। तो इन सब कंट्रीज़ के साथ कॉन्क्लेव की गई है और मैरीटाइम एक्टिविटीज़ को बढ़ाने की बात की गई है। तो इंडिया में मैरीटाइम एक्टिविटीज़ को बढ़ाने की बात की गई है। इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन, तो गाइज़ मेरी वीडियो जिसने कल देखी होगी उसको पता होगा कि इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन क्या होता है। अब जिसने नहीं देखी होगी तो उसको नहीं पता होगा। मैं फ़िलहाल यहाँ पे फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ। जैसे कि ये इंडिया है गाइस, ओके। तो इंडिया में ये मान लीजिए कि यहाँ से थोड़ा सा अंदर है, ये एक ऐसा एक सिमेट्री नहीं है ना, तो यहाँ से क्या करते हैं एक बेस लाइन खींच देते हैं, ओके। तो बेस लाइन से हम अप टू 200 नॉटिकल मील तक की जितनी भी वाटर बॉडी, जितना भी वाटर होता है, और जो बेस लाइन से इधर वाटर होता है ना, वो जो जितना भी बेस लाइन से इधर वाटर होता है उसको इंटरनल वाटर कहते हैं। और बेस लाइन से इधर अप टू 200 नॉटिकल माइल्स, ओके। यहाँ पे 12 नॉटिकल मील्स को छोड़ दीजिए 200 में, उसके बाद का जितना एरिया बच जाता है ना अप टू 200 नॉटिकल मील्स, ये सब आता है हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में, ओके गाइस। तो इस एरिया में मैरीटाइम प्रेजेंस को बढ़ाने की बात की गई है। तो इस आर्टिकल में सिर्फ इतना ही था कि आप किस तरीके से हम अपनी नेवीज़ को बढ़ाएं, मैरीटाइम एक्टिविटीज़ को बात की गई है इस आर्टिकल में। डिसास्टर रिलीफ को लेके, जैसे कि जितनी भी कंट्रीज़ है, इंडोनेशिया, तो ये इन कंट्रीज़ में अगर डिसास्टर आता तो उसमें भी मैरीटाइम सपोर्ट दिया जाए। तो इन सब को लेके इस आर्टिकल में बात की गई है, जो कि मैंने आपको बता। गाइस एक बहुत इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है जो कि कॉर्नर में दी गई है। बहुत सारे यूट्यूबर्स इसको मिस कर देंगे, बट जैसे कि मैंने कहा कि मेरा एम है जो भी प्रीलिम्स में न्यूज़ आने वाली है द हिंदू से, मैं उसको सब कवर करूं। और अगर मेरी ये सीरीज़ चलती, मुझे अच्छे सब्सक्राइबर मिलते हैं, तो मैं इंडियन एक्सप्रेस और अदर्स जितनी भी सोर्सेज है उन न्यूज़ को भी कवर करूँगी। तो आप यहाँ पे ना मोदी जी ने क्या बोला है कि एक जगह है, जगह का नाम है प्रधारपुर,
ओके, ये महाराष्ट्र में है। तो इसको एक क्लीनेस्ट पिलग्रिम साइट बनाने की बात की गई है इंडिया में। तो अब यहाँ से ये कैसे इम्पोर्टेंट हो जाता है? इम्पोर्टेंट हो जाता है बिकॉज मोदी ने बात की है, मतलब हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर ने बात की। महाराष्ट्र की एक डिस्ट्रिक्ट में है, सोलापुर डिस्ट्रिक्ट में ये जगह है, पंढरपुर। तो अब इसको क्या बनाना है? क्लीनेस्ट पिलग्रिम साइट बनाना है। ओके, तो अब ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि पंढरपुर चर्चा में था, वो क्यों चर्चा में था? ऑप्शंस दे देगा तो आप समझ नहीं पाओगे ना। तो ये किस लिए चर्चा में है? इसको क्लीनेस्ट पिलग्रिम सिटी बनाना है। तो गाइस ऐसा ही होता है कि प्लेसेस इन द न्यूज़ से क्वेश्चन आ जाते हैं, और गाइस बहुत सारे यूट्यूबर्स क्या करते हैं, लास्ट में एक वीडियो लेके आ जाते हैं, प्लेसेस इन द न्यूज़ इन द लास्ट 6 मंथ 1 ईयर। उनसे एक भी क्वेश्चन नहीं फंसता, उनसे एक भी जो भी वो बताते हैं एक भी नहीं फंसता है। क्यों नहीं फंसता है? बिकॉज वो तो बस जो भी उनको कोई उनको जस्ट तो करने जा नहीं रहा है, चेक करने जा नहीं रहा गलत है कि सही है। तो जो उनके माइंड में आता है या जो उनको लगता है कि थोड़ा बहुत जो बहुत ज़्यादा चर्चा में होता है वो उसको लाके रख देते हैं सामने, और स्टूडेंट्स का टाइम वेस्ट होता है और कुछ नहीं। ये हमें खुद से ही देखना पड़ता है कि भाई क्या क्या आने वाला है। तो आपको खुद से न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ता है। अब आपका टाइम नहीं अगर पढ़ने का, तो मैंने इसलिए ये सीरीज़ स्टार्ट की है। तो मैं मेहनत कर रही हूँ इस चीज़ में, मैं छोटी से छोटी चीज़ को देखती हूँ, और ताकि आप उसका फ़ायदा उठा सको, मैं भी फ़ायदा उठा सकूँ, आप भी फ़ायदा उठा सको। तो गाइस आप चैनल को सब्सक्राइब करिए इसके लिए। तो अब ये आप जगह का नाम याद रखिएगा, कैन मे बी आस्क इन योर प्रीलिम्स। गाइस आप एक ये सुंदर सी फ़ोटो देख रहे होगे, है ना? तो ये फ़ोटो आई है श्रीनगर से। आज श्रीनगर से एक फ़ोटो भी आई है, एक और फ़ोटो आई जिसमें क्राफ्ट्स एंड फोक आर्ट्स से रिलेटेड आर्टिकल था, जो यूनेस्को ने अपनी सिटी बना लिया है, क्रिएटिव सिटी में दर्जा दिया है। तो ये भी वहीं श्रीनगर से। तो ऑटम का सीज़न आ चुका है। ओके, तो गाइस ये जो आप फ़ोटो देख रहे हो ना, ये मुग़ल गार्डन की फ़ोटो है। वहाँ पे एक मुग़ल गार्डन है, वहाँ की फ़ोटो है। तो ये जो सीज़न है ना, मैंने इसको यहाँ पे मैं आपको इसलिए इन्फॉर्म कर रही हूँ कि इस सीज़न को ना वहाँ की लोकल लैंग्वेज में हरुड़ बोलते हैं। ओके, इट इज़ द एनुअल हार्वेस्टिंग पीरियड इन द वैली। क्या बोलते हैं इसको लोकल लैंग्वेज में? हरुड़। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो हरुड़ है, ये द एनुअल हार्वेस्टिंग पीरियड इन वैली, तो ये किस स्टेट में होता है? श्रीनगर में होता है, आंध्रा में होता है, अरुणाचल प्रदेश में होता है, या मणिपुर में होता है? तो आप कंफ्यूज जाओगे। ये कहाँ पे होता है? श्रीलंका में होता है। सॉरी ये कहाँ पे होता है? श्रीनगर में होता है। ठीक है, तो इसका लोकल नेम याद रखिएगा, हरुड़। अब ये एक आर्टिकल आया हुआ है कि फार्मा स्टडी हेल्प टू सीसीआई टेक स्टेप टू रेज ड्रग अफोर्डेबिलिटी। अब इस आर्टिकल में ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आपको बताऊं, सिर्फ टाइम वेस्ट होने वाला है। तो यहाँ से जो इम्पोर्टेंट मुझे मिल रहा है वो है सीसीआई। अब हम यहाँ से ना सीसीआई को देख लेते हैं, सीसीआई से इम्पोर्टेंट पॉइंट एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं जो आपके प्रीलिम्स में आएंगे। गाइस ये जो सीसीआई है इसको क्या बोलते हैं? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो ये किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है? ये इन्फोर्स करती है, इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या फॉर इन्फोर्सिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंपटीशन एक्ट 2002। यानी जो भी कंपटीशन एक्ट 2002 के ऑब्जेक्टिव्स थे उनको इन्फोर्स करती है ये कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। और ये किस तरह की बॉडी है? स्टैट्यूटरी बॉडी है। ये किसके थ्रू इस्टेब्लिश की गई है? बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। कब? 2003 में। अब फुली फंक्शनल कब हुई है? 2009 में। इसका कंपोजिशन देख लेते हैं। इसमें 6 मेंबर होते हैं और एक चेयरपर्सन होता है। इनको कौन अपॉइंट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि जो ये सीसीआई है इसका जो मेंबर हैं, चेयरपर्सन, उनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं या फिर राज्यपाल अपॉइंट करते हैं, गवर्नर अपॉइंट करते हैं, या कौन अपॉइंट करता है? तो आप ये माइंड में रखिएगा, इनको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। अब इसको किस एक्ट के थ्रू बनाया गया? कंपटीशन एक्ट 2002। जब ये कंपटीशन एक्ट 2002 को अमेंड कर दिया गया, अमेंड करके इसको क्या बना दिया? कंपटीशन एक्ट 2007। तो अगर ऑप्शन में 2002 ना दिया गया, 2007 दिया गया हो, तो उसको भी आप सही मार्क कर सकते हो। इसमें अमेंड करके क्या किया गया? एक एपीलेट ट्रिब्यूनल बनाया गया। अब ये जो ट्रिब्यूनल यहाँ पे बनाया था ना, एपीलेट ट्रिब्यूनल, इसको क्या किया? गवर्नमेंट ने कुछ टाइम बाद इसको रिप्लेस कर दिया विद NCLAT एनक्लैट। इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल कंपनी लॉ एपीलेट ट्रिब्यूनल, 2017 में।
सीसीआई का काम क्या होता है, जैसा कि आपको जैसा कि आपको इसके नाम से पता चल रहा है, कंपटीशन से रिलेटेड है, वो भी कंपनीज़ के बीच में। तो ये ऐसी प्रैक्टिसेस को एलिमिनेट करती है जो एडवर्स इफेक्ट डाले कंपटीशन में, और प्रमोट करती है सस्टेन कंपटीशन को, प्रोटेक्ट करती है कंज्यूमर के इंटरेस्ट को, और इंश्योर करती है कि जो ट्रेड हो रहा हो ना मार्केट में वो फ्रीली हो रहा हो, फ्रीडम ऑफ ट्रेड मार्केट में हो रहा हो। इसी बॉडी की ज़रूरत क्यों है? बिकॉज ऑफ द प्रमोट फ्री एंटरप्राइज, प्रोटेक्ट अगेंस्ट मार्केट डिस्टॉर्शंस, और अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करने के लिए। यहाँ से आपको ये समझ में आ गया होगा जो मैंने अभी आपको समझाया। आर्टिकल आप देख रहे हैं FPI, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है। तो अब इसमें इन्वेस्टमेंट की बात हुई है गाइस, ठीक है। जो इन्विट्स है, रिट्स है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है, तो ये आपके काम का नहीं है। अगर काम का होता मैं यहाँ पे बता देती, बट यहाँ पे ये टर्म यूज़ हुए हैं तो मैं चाह रही हूँ कि साथ ही साथ आपको इनका भी नॉलेज हो जाए। तो हम FPI देख लेते हैं पहले। आपको ना इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या होता है? ये क्या करता है? ये कंसिस्ट करता है सिक्योरिटीज़ को, फाइनेंशियल एसेट्स को पैसिवली होल्ड करता है फॉरेन इन्वेस्टर्स के। ये किसके होते हैं? फॉरेन इन्वेस्टर्स के होते हैं। तो जो आपका FPI होता है वो कंसिस्ट करता है सिक्योरिटीज़ एंड फाइनेंशियल एसेट्स ऑफ फॉरेन, किसके द्वारा किसके होते हैं? ये फॉरेन इन्वेस्टर्स के। FPI होता है ना, इट इज़ अ पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट। अब कैपिटल अकाउंट क्या होता है? ये इकोनॉमी का पार्ट है। आप इकोनॉमी जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। अभी फ़िलहाल आप इतना माइंड में रखिए कि इट इज़ अ पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट। एंड और इसको जब बैलेंस ऑफ पेमेंट दिखाया जाता है ना, शो किया जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट, तो उसमें इसको शो किया जाता है। ये बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? ये मेज़र करता है अमाउंट ऑफ मनी फ्लो कर रही है एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ओवर 1 मॉनेटरी ईयर। ओके, ये समझ में आ गया। ये एक साल के अंदर जो मॉनेटरी फाइनेंशियल ईयर होता है उसमें एक कंट्री से दूसरी कंट्री के बीच में कितना जो है मनी फ्लो हुई है उसको बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। अब हम देखते हैं जो FPI है ना, इज़ अ मोर लिक्विड और लेस रिस्की देन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो ये ऑप्शन आप जरूर माइंड में रखिएगा कि जो FPI है ना ये मोर लिक्विड है, यानी इसको लिक्विडिटी में चेंज करना बहुत ईज़िली आप चेंज कर सकते हो। जैसे लेस लिक्विड है तो ये क्या है? ये मोर लिक्विड है और रिस्क भी इसमें कम है देन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। गाइज नेक्स्ट आर्टिकल आप देख रहे होंगे कि ED सीक्स पेपर फ्रॉम फ्यूचर ऑन अमेज़ॉन डील। तो ये 2019 से रिलेटेड मामला है अमेज़ॉन का। तो इसमें कुछ amazon.com से कुछ इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, पूछताछ करने के लिए कुछ पेपर चाहिए। तो इस पर एक धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया। फॉरेन इन्वेस्टमेंट लॉज, मतलब जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट लॉज होते हैं उनको इसने ब्रीच किया है, ऐसा कुछ सोर्सेज के अकॉर्डिंग कुछ इसमें इशू है। तो ऐसा कुछ सोर्सेज के अनुसार बताया जा रहा है। तो अब यहाँ पे ना हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है? हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको जूम करके दिखा देती हूँ। पहले तो हमारे लिए ये पहली चीज़ तो जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो NCLT इम्पोर्टेंट है। ये क्या है मैं अभी आपको बताऊंगी। इम्पोर्टेंट है ED, ये लिखा हुआ है ED। ओके, तो 1 by 1 देखते हैं। इन्फोर्समेंट, ED का फुल फॉर्म होता है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। ये किसके अंडर में काम करती है? ये डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू में काम करती है। और ये डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू किसका है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो आपको ये याद होना चाहिए किसके अंडर में है? फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में एक डिपार्टमेंट है रेवेन्यू का, उसके अंडर में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है। हुआ क्या था? 1956 में एक एनफोर्समेंट यूनिट को सेटअप किया गया था इकोनॉमिक अफेयर डिपार्टमेंट के अंदर। क्या करने के लिए? कंट्रोल करने के लिए, हैंडलिंग एक्सचेंज कंट्रोल लॉ, वायलेशन अंडर फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन। जो भी फॉरेन एक्सचेंज होता है उसमें कुछ अगर गड़बड़ हो रही तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमने ये उस टाइम पे एनफोर्समेंट यूनिट बनाई थी। किसके थ्रू बनाई थी? 1947 फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1947 के थ्रू। अब इसका जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट नाम 1957 में इसको चेंज करके एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट कर दिया गया। अब ये कौन कौन से लॉ को इन्फोर्स करती है? इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के अंदर कौन कौन से लॉ होते हैं? एक तो आता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट लॉ 1999 फेमा, और दूसरा आता है मनी लॉन्ड्रिंग का, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA। यानी कि ये जो दोनों मामले हैं, इट मीन्स कि ये जो दोनों मामले हैं ये किसके पास जाएंगे?
ईडी के पास जाएंगे। तो आपको ये दोनों ध्यान रखना है, फेमा और पीएमएलए ईडी के अंडर में आते हैं। और ईडी किसके अंडर में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में। अब हम चलते हैं एनसीएलटी क्या होता है, कर लेते हैं। एनसीएलटी क्या है? क्वासी जुडिशियल बॉडी है। तो ये जो स्टेटस होता है ना इनका, इन बॉडीज़ का स्टेटस आपके लिए इंपॉर्टेंस रखता है कि भाई स्टेटस क्या है, स्टेटस आपको पता होना चाहिए। एनसीएलटी का स्टेटस क्या है? क्वासी जुडिशियल बॉडी। ये क्या करती है? ये एडजुडिकेट्स करती है किससे रिलेटेड इशूज़ से? कंपनी से रिलेटेड जो भी इशूज़ आते हैं। अब क्या होता है ना, ये क्वासी जुडिशियल बॉडी है, जो भी कंपनीज़ में डिस्प्यूट आ रहा है तो किसके पास जाएंगे? वो एनसीएलटी के पास जाएंगे। एनसीएलटी ने कोई फैसला सुना दिया है तो उसकी अपील को लेके वो लोग किसके पास जा सकते हैं? एनक्लेट के पास जा सकते हैं। एनक्लेट की बात अभी हमने पिछले आर्टिकल में भी की थी। तो ये इसको कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर में सेटअप किया गया है। ये क्या करता है? ये अपील सुनता है अपील जो एनसीएलटी ने ऑर्डर पास किया है, तो उसके अगेंस्ट यहाँ पे अपील आप कर सकते हैं एनक्लेट में, और यहाँ पे कार्रवाई की जाती है। अगर आप इसके फैसले से भी संतुष्ट नहीं हैं तो अगर आपको एनक्लेट ने भी फैसला सुना दिया बट आपके समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसके बाद अपील कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइए, बिकॉज़ विदाउट सब्सक्राइबर वीडियो बनाना विदाउट सब्सक्राइबर वीडियो बनाने में इतना मोटिवेशन नहीं आता है। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चैनल को देखते हैं, मेरे थोड़ी बहुत भी इन्फॉर्मेशन देखते हैं, आप थोड़ी बहुत भी वीडियो देखते हैं तो आप ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिए। और जब मैं इतनी अच्छी वीडियो बना रही हूँ, मैं इतनी एक तरीके से जो छोटे से छोटे इन्फॉर्मेशन आपके सामने प्रेजेंट कर रही हूँ फॉर योर प्रीलिम्स, स्पेशली कि आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाए, आपको मेहनत ना करनी पड़े, आप उस टाइम को किसी और सब्जेक्ट में इन्वेस्ट कर सकते हो, तो क्यों नहीं आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर, तो आप सब्सक्राइब करिए गाइस। एंड जो भी मैं बताती हूँ उसके नोट्स बनाते चलिए। अगर वीडियो देखते हैं तो आप पूरी वीडियो देखिए, क्योंकि आधे अधूरे नॉलेज से कुछ नहीं होता है। पूरा नॉलेज लीजिए जो मैं पूरी वीडियो में बताती हूँ। इतनी बड़ी वीडियो नहीं होती, छोटी वीडियो होती है। आप कंप्लीट वीडियो देखिए और वीडियो को लाइक करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।